नमस्कार दोस्तों। तो आज इतिहास में स्टार्ट करेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले पढ़ना है शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? शुंग वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जो पुष्यमित्र शुंग था ये बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, और बृहद्रथ का एक सचिव था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर इसके सचिव को जेल में बंद कर दिया था या कैद कर लिया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे शुंग इतिहास के जानने के साधन। ठीक है, कि शुंग इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले कि शुंग इतिहास के बारे में जानकारी दो जगह से मिलती है। सबसे पहला साहित्य से मिलती है और पुरातत्वों से मिलती है। ठीक है, साहित्य से मिलती है और पुरातत्वों से मिलती है। साहित्य में पुराण आते हैं। ठीक है, तो पुराणों से ही पता चलता है कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र था। और पुराणों से ही पता चलता है कि पुष्यमित्र 36 वर्षों तक शासन करता है। 36 वर्षों तक शासन करता है, ये पुराण से ही पता चलता है। उसके बाद जो अगला साहित्य आता है वह आता है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित से ही पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। ठीक है, हत्या कर मौर्य शुंग वंश की स्थापना की थी। ये हर्षचरित से ही पता चलता है। और हर्षचरित में ही पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। अनार्य कहा गया है या निम्न जाति का। ठीक है, हर्षचरित में ही पुष्यमित्र शुंग को अनार्य या निम्न जाति का बताया गया है। इसके बाद जो अगला ग्रंथ देखेंगे वह है महाभाष्य, जिसकी रचना महाकवि पतंजलि ने की है। ठीक है, तो महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। ठीक है, और जो पतंजलि थे यह पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र के पुरोहित थे। महाभाष्य से ही यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। महाभाष्य से ही यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला साहित्य आता है मालविकाग्निमित्रम। अगला साहित्य आता है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम जो रचना ये महाकवि कालिदास की है। तो मालविकाग्निमित्रम से ही पता चलता है इसके विदर्भ युद्ध के बारे में। मालविकाग्निमित्रम से ही पता चलता है। मालविकाग्निमित्रम से ही पता चलता है कि जो पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र था वह विदिशा का राजा, उपराजा या राज्यपाल था। ठीक है, तो ये और एक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पुरातत्व। पुरातत्व में सबसे पहले आपका आता है अयोध्या का अभिलेख। ठीक है, पुरातत्व में सबसे पहले आता है अयोध्या का अभिलेख, जो पुष्यमित्र के राज्यपाल धनदेव का है। पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का है। ठीक है, दूसरा आता है बेशनगर का अभिलेख। दूसरा आता है बेशनगर का अभिलेख, जो यवन राजदूत हेलियोडोरस का है।
यवन राजदूत हेलियोडोरस का, इससे भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा आता है भराहुत स्तूप, ठीक है, तीसरा आता है भराहुत स्तूप, इससे भी शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब जैसा भी बताया कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र था, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र ने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसका उल्लेख अयोध्या के अभिलेख से मिलता है। जो अयोध्या का अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख इसके राज्यपाल धनदेव का है, ठीक है, यह अभिलेख इसके राज्यपाल धनदेव का। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ जिसका उल्लेख अयोध्या के अभिलेख से मिलता है, ठीक है, और अयोध्या का अभिलेख जिसने खोदा तो धनदेव, जो इसका पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था धनदेव, ठीक है। इसलिए जो अश्वमेध थे, इसका जो पुरोहित था पतंजलि थे। इसने जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उनके जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि थे, ठीक है। अब देखिए कुछ किताबें लिखती हैं कि जो पुष्यमित्र था ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। कहा जाता है कि अशोक के 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट करवा दिया था। लेकिन वहीं कुछ किताबें लिखती हैं कि यह बौद्ध धर्म का समर्थक था। अशोक के समय के जो स्तूप बने हुए थे, लकड़ी या बनों के बने हुए थे, उसको इसने पत्थरों से चुनवाया था। तो ये अलग अलग मतभेद हैं, ठीक है। लेकिन भराहुत स्तूप जो है, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। भराहुत स्तूप का जो निर्माण था वह तो अशोक ने करवाया था, भराहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। लेकिन भराहुत स्तूप को 2 गुना पुष्यमित्र ने करवाया था, ठीक है। भराहुत स्तूप को 2 गुना पुष्यमित्र ने करवाया तथा इसे पत्थर से भी चुनवाया था, तथा इसका निर्माण पत्थर से करवाया था, ठीक है। तो भराहुत स्तूप का यदि ये पूछा था कि भराहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। लेकिन इसकी मरम्मत या 2 गुना या इसको पत्थर से किसने चुनवाया था, तो पुष्यमित्र ने चुनवाया था, ठीक है। तो पुष्यमित्र की उपाधियां देख लीजिएगा। तो इसकी जो पहली उपाधि है वह औदभिज्य। औदभिज्य का मतलब होता है अचानक उठने वाला। इसकी दूसरी जो उपाधि है सेनानी है। सेनानी मतलब सेना नायक। ये इसकी 2 उपाधियां हैं, ठीक है। औदभिज्य अचानक उठने वाला, सेनानी मतलब सेना नायक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के युद्ध के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, उसमें उसकी पहली राजधानी जो थी वो विदिशा थी, याद रखिए इसको, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की जो 2 राजधानियां थी, पहली राजधानी विदिशा थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। अब आगे देखिए, हम पुष्यमित्र के युद्ध के बारे में जानेंगे, ठीक है। पुष्यमित्र के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग का जो पहला युद्ध था वह बरार था या विदर्भ का। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में जो विदर्भ था वह यज्ञसेन के, वहाँ का राजा यज्ञसेन के समय में स्वतंत्र हो गया था। जो विदर्भ का राजा था वह कौन था? यज्ञसेन था। अब यह पुष्यमित्र का स्वाभाविक शत्रु था, यज्ञसेन का स्वाभाविक शत्रु था, ठीक है। इसकी जानकारी मालविकाग्नि मित्रन से मिलती है। इसी बरार या विदर्भ युद्ध की जानकारी मालविकाग्नि मित्रन से मिलती है,
ठीक है। यही मालविकाग्नि मित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, यह विदिशा का उपराजा था। विदिशा का उपराजा था। और जो यज्ञसेन था, यह जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसके सचिव का साला था। जब बृहद्रथ की पुष्यमित्र ने हत्या की थी, उसके सचिव को कैद में डाल दिया था, ठीक है। और उसी समय यज्ञसेन विदर्भ का स्वतंत्र शासक बन गया था। मालविकाग्नि मित्रम से ही पता चलता है कि अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। अग्निमित्र का ये जो यज्ञसेन है स्वाभाविक शत्रु था, ठीक है। और यज्ञसेन का चचेरा भाई था माधवसेन, जो अग्निमित्र का दोस्त था या मित्र था, ठीक है। यज्ञसेन का चचेरा भाई था माधवसेन, जो अग्निमित्र का दोस्त था। एक बार माधवसेन अग्निमित्र से मिलने के लिए विदिशा आ रहा था, तो रास्ते में यज्ञसेन ने उसको किडनैप कर लिया, ठीक है, या बंदी बना लिया, जिस पर अग्निमित्र ने यज्ञसेन से कहा कि माधवसेन को तत्काल छोड़ दिया जाए। तो माधवसेन ने यज्ञसेन ने एक शर्त रखी कि जो उसके बहनोई को पुष्यमित्र शुंग ने कैद कर रखा है उसको छोड़ दिया जाए और मैं माधवसेन को मुक्त कर दूंगा। इस पर चिढ़ के अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन को तुरंत आदेश दिया कि बरार पर युद्ध कर दो। और जब बरार पर युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अग्निमित्र की क्या हुई? विजय हुई। इस युद्ध में अग्निमित्र की विजय हुई, ठीक है। जो नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, इस नाटक का जो मुख्य पात्र है वह अग्निमित्र है। इस नाटक का जो मुख्य पात्र है वह अग्निमित्र है। यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका। यज्ञसेन की जो चचेरी बहन थी मालविका, ठीक है। ये मालविका और अग्निमित्र का प्रेम संबंध था। तो जो कालिदास का नाटक मालविकाग्नि मित्रम है, इसमें अग्निमित्र और मालविका दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानी दी गई, प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया, ठीक है। किसमें? मालविकाग्नि मित्रम में। मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखिए, जो इसका अगला युद्ध था वो हिंद यूनानी था, हिंद यूनानियों से था, ठीक है। इसकी भी जानकारी मालविकाग्नि मित्रम से मिलती है। और इसमें भी पुष्यमित्र शुंग की क्या हुई थी? विजय हुई थी और यूनानी पूर्ण रूप से हार गए थे। इसके बाद हाथी गुंफा अभिलेख से पता चलता है कि चेदी नरेश खारवेल का पुष्यमित्र शुंग से युद्ध हुआ था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग पराजित हुआ था। लेकिन इस मत को विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। चेदी नरेश जो खारवेल था, हाथी गुंफा अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि चेदी नरेश खारवेल का युद्ध पुष्यमित्र शुंग से हुआ था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग पराजित हुआ था। लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो और इतिहासकार है इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, ठीक है, इसको अस्वीकार करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अब इसके आगे देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन इसके जो एक दो इम्पोर्टेंट शासक हैं उसके बारे में बता देते हैं। इस वंश का, शुंग वंश का जो 9वां शासक था, शुंग वंश का 9वां शासक भागवत या भागवद्र था, ठीक है, भागवत या भागवद्र था। इस भागवद्र के दरबार में यवन शासक एंटियालगडीज ने अपने राजदूत
अपने राजदूत हेलियोडोरस को, ठीक है, भागवद्र के दरबार में भेजा। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत या भागवद्र था, ठीक है। इसके भागवत्र के दरबार में यवन शासक एंटियालडीज ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, ठीक है। हेलियोडोरस ने विदिशा, हेलियोडोरस ने विदिशा या विदर्भ, हेलियोडोरस ने सॉरी विदिशा बेशनगर, बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, ठीक है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। और इसी गरुड़ स्तंभ को भागवत धर्म स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, भागवत धर्म स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका 9वां शासक था। इसके बाद जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी, और वासुदेव ने कड़ो वंश की स्थापना की थी। क्या कहा कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूत की हत्या वासुदेव ने, एक बहुत विलासी टाइप का, अयास टाइप का शासक था, ठीक है, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने देवभूत की हत्या कर कड़ो वंश की स्थापना की थी, कड़ो वंश की स्थापना की थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। वे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं 2-3, इनको देख लीजिएगा। कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को ही मगध में ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना एवं उस ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। मतलब मगध ब्राह्मण राज्य स्थापित करने का और ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इसी काल में अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की पुस्तक थी, अष्टाध्यायी जैसे दुरूह ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। जो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है वो किस पुस्तक पर लिखा गया? अष्टाध्यायी पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद इसी मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई है। किस काल में? शुंग काल में हुई है, ठीक है। मौर्योत्तर काल, शुंग वंश के समय में, पुष्यमित्र के समय मनुस्मृति की रचना हुई है। मनुस्मृति में शुंग काल के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और शुंग वंश में इससे अधिक कहीं नहीं मिलेगा, जो जितना इम्पोर्टेंट था वो पढ़ा दिया है। इसके आगे कल देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।